The continuous X-ray spectrum. The continuous X-ray spectrum is due to the effect known as Brainstorm or breaking radiation. अब ये ब्रेकिंग रेडिएशंस क्या है कि आपने जब हमने कंसिडर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द के शेल और फ्रॉम द एल शेल, उसको फिल करने के लिए उसके नेबरिंग शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंसी फिल करेगा, एंड इन द रिजल्ट इट विल emit a photon of high energy which was known as X-rays. So different energies की आपको X-rays मिलेंगी. So it will form a continuous spectrum. Hence these imparting electrons emit radiation as they are strongly decelerated by the target. अब जो वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट को हिट करता है और वो इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करता है, तो वो डी एक्सेलरेट हो जाता है और वो सप्लाई कर देता है अपनी एनर्जी, और वो एनर्जी सप्लाई होने के बाद इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से रिमूव हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, उस वैकेंसी जो क्रिएट होगी उसको फिल करने के लिए लेमरिंग से इलेक्ट्रॉन आता है. अब वो जो एंटायर एनर्जी है द इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ ये जो कोलिजन होती है तो एंटायर काइनेटिक एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ एनर्जी हैविंग अ वैल्यू ऑफ HAF lambda. अब ये जो आपने F मैक्सिमम है देख रहे हैं, ये मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्ड कर रही है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्सरे फोटोन विच हैज बीन एमिटेड, और इसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी. Other electrons do not lose all the energy in the first collision. They may suffer a number of collisions before coming to rest. This will give rise to photons of smaller energies or shorter X-rays of longer. अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए वो फर्दर क्या होगा, उससे हिट करेगा, बट इट विल नॉट सप्लाई जो फर्स्ट डीएक्सेलरेट हुआ है इलेक्ट्रॉन, इट विल सप्लाई द होल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी वो सप्लाई करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा उस शेल में से. अच्छा, thus the continuous spectrum is obtained due to deceleration of imparting electrons. तो ये different electron जो decelerate हो रहे हैं, इनकी वजह से एक continuous spectrum है having different values of energies हमको मिलती हैं. Next comes the properties and the uses of X-rays. X-rays have many practical application, medicine के अंदर, industry, different industries के अंदर X-rays use करते हैं, क्योंकि X-rays can penetrate several centimeters into a solid. और जब वो several centimeters into the solid penetrate करते हैं, you can visualize the interior of that material, जो कि किसी ordinary light से for any opaque material visualize करना difficult है, such as fractured bones or उसकी defects in the structural steels. It can be determined. जब वो आपका X-ray penetrate करता है, it will give you an image, और उससे आप determine कर सकते हैं the defects lying in bones and as well as in structures. अच्छा, अब ये X-rays जो source है, ये हैज अ लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म. अब एक्सरेज इसको प्लेस किया गया, एक्सरे की जो लाइट है या एक्सरे का सोर्स जो है वो जो आपने ओपेक मटेरियल है उसको विजुअलाइज करना है, उसके ऊपर इंसिडेंट कराया जाता है. इंसिडेंट कराने के बाद उसमें से जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म यानी डार्कनिंग फिल्म के ऊपर वो प्रोड्यूस होता है, जो कि उसकी डार्कनिंग ऑफ द फिल्म है वो प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन एक्सपोजर से. अब अगर किसी स्टील के अंदर फॉर इंस्टेंस कंसिडर करते हैं स्टील की डिफेक्ट्स आपने चेक करने, तो द क्रैक्स और एयर बबल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टील, इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय पासिंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज. एंड जब आप पास करते हैं and you visualize it on a photographic film, then you can see all the defects in the solid, as well as the shadows of the bones appear light than the surrounding flesh. So bones जो हैं वो greater proportion of element जो है absorb करते हैं as compared to the flesh. तो flesh जो है वो डार्क नजर आता है क्योंकि फ्लैश जो है इट इज मेड ऑफ लाइटर एलिमेंट, while बोन इज मेड ऑफ डेंसर एलिमेंट, इसलिए वो ज्यादा प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब करता है. और दीज जो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैश हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है प्रीडोमिनेट करते हैं और इसकी वजह से ये लाइटर एलिमेंट वो डार्क शो होते हैं. और जबकि आपकी जो हैवी
एलिमेंट्स है बोन्स के, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, क्योंकि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरे जो है उसमें से इंसिडेंट जब करवाई जाती है वो पास कर जाती है, और जबकि फ्लैश में से वो एब्जॉर्ब हो रही है। एक बेस्ट एग्जांपल है कैट स्कैन, जो कि एक्सरे टेक्निक के ऊपर बेस करती है। एक्सरे के वाइडली यूज सिस्टम इन कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी है। द कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड CAT scanner. The X-ray source produces a thin fan-shaped beam, then that is detected on the opposite side of the subject by an array of several hundred detectors in a line. एक थिन शीट है, अभी आप देख सकते हैं इसमें कि एक कर्व शेप में सोर्स जो है एक फैन शेप में बीम है, और उसके अपोजिट साइड में सेवरल एरेज ऑफ डिटेक्टर्स अटैच किए जाते हैं। अब ये डिटेक्टर्स जो हैं वो इसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको विजुलाइज करने या डिटेक्ट करने के, रिकॉर्ड करने के काम आते हैं, और जो रिकॉर्डेड सिग्नल्स हैं उसको डिजिटली बाय कंप्यूटर प्रोसेस उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ पिक्टोरियल फॉर्म। Density differences of the order of an one person can be detected with a CAT scanner. Tumors or any defects which are being created inside the brain or inside the body, it can be determined by using the CAT scan. So it is also an example of X-rays. एक्सरेज की जहाँ तक यूजफुलनेस है इन डिफरेंट ऑब्जर्विंग द डिफरेंट डिफेक्ट्स इन द बोन्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, इट हैज सर्टन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ये एक्सरेज जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, इट डैमेजेस द लिविंग टिश्यू। सो जब टिश्यू उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूलर बॉन्ड, और वो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स दैट इज ऑफ H and OH हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, और इन हाइड्रोक्सिल रेडिकल से क्या होता है कि ये डिस्टर्ब करते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सिस्टम को, हमारी प्रोटीन्स को, और स्पेशली हमारा जो जीन्स का सिस्टम है, सेल्स का सिस्टम है, इसको डैमेज करते हैं। सो ज़्यादा एक्सपोज किया जाए तो एक्सरेज जो हैं वो आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। बट अगर सिलेक्टिवली एक्सरेज को यूज किया जाए तो इट कैन बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टर्ब सेल, एंड द डिस्टर्ब और डिसऑर्डर सेल आर द कैंसरस सेल्स। और ऑन द अदर हैंड अगर ये कंटिन्यूस एक्सपोजर में रहे तो ये आपके गुड सेल्स जो है, हेल्दी सेल्स, उनको भी डैमेज कर सकती हैं और कैंसर क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि डैमेजिंग ऑफ द सेल इट क्रिएट्स कैंसर इन द बॉडी, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देता है उसका मॉलिक्यूलर और जेनेटिक सिस्टम को। सो excess use of these radiation or exposure of these radiation can cause a certain biological harmful effect. तो selectively अगर यूज किया जाए तो इसके बेनिफिट्स हैं, और अगर इसको ज़्यादा एक्सपोजर इसके बॉडी को मिले तो इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। Now comes the uncertainty within the atom. लास्टली हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये मोरलेस उसी से रिलेटेड है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर is a fundamental limitation in the accuracy of the simultaneous measurement of position and momentum of a particle. As you know that कि position and momentum को measure करना, फॉर पोजीशन एक चीज तो क्लियर है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं प्रोड्यूस होता। लेकिन आपकी जो पोजीशन है, अगर आपने किसी मटेरियल की पोजीशन को डिटरमिन करना है, फॉर पोजीशन यू रिक्वायर अ high longer wavelength, while for the momentum you required a shorter wavelength. So दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इसलिए हाइजेनबर्ग ने कहा कि फॉर accuracy with least accuracy अगर आपने simultaneously determine करना है, so you can determine by using this relation which was given by the Heisenberg, that the change in momentum and change in position is approximately equal to h cut, which is equal to h over 2 pi, where h is the Planck's constant
और ये टिपिकली कंसिडर उसको किया गया कि अगर साइमल्टेनियस कोई इवेंट हो रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और वहाँ पे आपने उस इवेंट की लिहाज से उस बॉडी का पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों डिटरमिन करना है साइमल्टेनियसली, ड्यू टू द डुअल नेचर ऑफ द मटेरियल, आप उसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं विद ग्रेटर एक्यूरेसी। सो लीस्ट एक्यूरेसी के साथ विद सर्टेन अनसर्टेनिटी आप ये डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग। और इसके अंदर however the limitations are significant in the realm of atom. One interesting question is whether electrons are present in atomic nuclei, as the typical nuclei are less than 10 raised to power minus 14 meter in diameter. For an electron to be confined within such a nucleus, the uncertainty in the position is of the order of 10 raised to power minus 14. Corresponding uncertainty in the electron momentum will be, अब ये उन्होंने कंसीडर किया कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का लाई करना एटॉमिक न्यूक्लियस में, हाउ इट इज पॉसिबल कि इफ एन न्यूक्लियाई हैज लेस देन 10 टू पावर माइनस 14 मीटर डायमीटर, तो उसकी अनसर्टेनिटी, पोजीशन की अनसर्टेनिटी विल आल्सो बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 14 मीटर। तो उसे रिलेशन से अगर हम डिटरमिन करें द मोमेंटम वो डिटरमिन होता है, इट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम। Hence the electron can be confined to nucleus. हम कंसिडर करते हैं कि अगर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, इट इज 10 रेज़ टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट. Because this is impossible, so we conclude that electron can never be found inside the nucleus. अगर required है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर, हम अगर एक क्वेश्चन कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन लाई करता है न्यूक्लियस के अंदर, it is only possible if it has a speed of 10 raised to power 10 meter per second, which is the greater than the speed of light. और एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट से इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और इस स्पीड ऑफ लाइट से कोई बॉडी एक्सीड नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं. जितनी भी बॉडीज मूव करेंगी, एक्सेलरेट करेंगी, उनका स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड विल बी ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट. अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी तो मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो इससे ऑब्जर्व ये हुआ कि बाय यूजिंग द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वी कैन confirm that the electron can never lie inside the nucleus. So electron always lies outside the nucleus in several discrete orbits. Or radius of the hydrogen atom is about 5 into 10 raised to power minus 11 meter. So by applying the this uncertainty, here you can see that ki, momentum, change in momentum is greater than equal to h over h is the Planck's constant divided by the position. अब इसमें जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अब मास में चेंज नहीं हो सकता तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ सकता है. इसमें हम वेलोसिटी के लिहाज से ये रिलेशन को लिखेंगे, और यहाँ से इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि अगर फॉर अ हाइड्रोजन एटम whose radius is about 5 into 10 raised to power 11 meter, you can determine the position of an atom that is equal to 5 into 10 raised to power minus 11 meter. So the change in speed is equal to 1.46 into 10 raised to power 7, which is much less than the speed of light. So it is confirmed that electron can lie on the outer orbit. It cannot lie inside the nucleus, because to exist inside the nucleus, it requires an energy, it requires a speed which is greater than the speed of the light. So practically it is impossible. Now next comes the laser. Laser is the abbreviation of light amplification by stimulated emission of radiation. As the name indicates, laser is used to produce intense monochromatic, monochromatic mean single wavelength, and unidirectional coherent beam of visible light. So this is the definition of the laser. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन एंड पॉपुलेशन इमर्जन,
हम इसको कंसीडर करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एंड सिमुलेटेड एमिशन को देखते हैं कि आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक सैंपल है ऑफ फ्री एटम और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपके एटम्स विच आर एट ग्राउंड है। अब इस सैंपल के अंदर एटम्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं एट ग्राउंड स्टेट हैविंग एन एनर्जी ऑफ E1 और एक एक्साइटेड स्टेट है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज E2। अगर एक फोटोन ऑफ एनर्जी आप इंसिडेंट करवा रहे हैं और वो फोटोन ऑफ एनर्जी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, it is equivalent to the difference of the energy level, then this incident photon can interact with the atoms। अब इसकी इंटरेक्शन दो तरह से होगी। फर्स्ट, द इंसिडेंट फोटोन इज एब्सॉर्ब बाय एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। जब आप इंसिडेंट करवाएंगे वो ग्राउंड स्टेट के साथ ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और देर बाय एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उसके पास एनर्जी जब आ जाएगी, जब एब्जॉर्ब करने में वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इट विल ट्रांजिट फ्रॉम E1 टू E2 पे चला जाएगा और दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेशन का प्रोसेस हो गया। वंस इन एन एक्साइटेड स्टेट टू थिंग्स कैन हैपन। अब एटम जो आपका एक्साइटेड स्टेट E2 स्टेट पे लाई कर रहा है दो तरह से होगा। ऑब्वियस है कि एक एटम है जिस वो एक्साइटेड स्टेटमेंट है उसको नॉर्मल स्टेट पे ग्राउंड स्टेट पे आना है। इट मे डिके बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। सेकेंडली इन विच एटम इमिट, इसमें जो अगर वो स्पॉन्टेनियस इमिशन में यानी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो खुद ही डिके करके अपनी ग्राउंड स्टेट नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा और बाय इमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी विच वाज इक्विवेलेंट टू द टू एनर्जी लेवल्स डिफरेंस। ठीक है, जो उसने एब्सॉर्ब किए थे वही। अब अदर ऑल्टरनेट क्या है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में लाया कर रहा है तो उसको फोर्सफुली डी एक्साइट किया जाए। डी एक्साइट किस तरह की, बाय नॉकिंग इंसिडेंट करवाया जाए फोटोन ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू द, अब वो डिके करवाएगा और उस एटम को टुवर्ड्स द नॉर्मल स्टेट लेकर आएगा एंड बाय डिकेइंग इट विल प्रोड्यूस two photons, one which was absorbed when it transit from low energy level to high energy level, the other one which was again the energy supplied by the hitting electron which force it to de-excite। अब वो जो आपकी दो उसमें होंगी। अब आपने जो दूसरा जो किया है देखिए इसके अंदर इंड्यूस इमिशन में कि एक अनदर फोटोन ने जब उसको इंसिडेंट करवाया गया तो इट वाज फोर्स टू डी एक्साइट और डी एक्साइट हो गए तो वो दोनों अपनी एनर्जीज जो हैं वो रिलीज करेगा टू फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। सो यू विल गेट इंस्टेड ऑफ वन यू विल गेट टू फोटॉन्स एंड एनर्जी विच विल फर्दर डू डी एक्साइटेशन प्रोसेस एंड यू विल दिस will increase the number of photons और ये जो photons आपको मिल रहे हैं ये सेम डायरेक्शन के होंगे और इसमें एम्पलीफाइड की फॉर्म में है और यूनिडायरेक्शन कोहेरेंट बीम आपको मिलेगी। सो फ्रॉम प्रैक्टिकल जब मोर स्टिमुलेटेड एंड इंड्यूस इमिशन होगी बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन, दिस कैन बी अचीव्ड बाय इन दिस सेक्शन। अब ये जो आपने देख रहे हैं कि इसमें इंड्यूस एब्जॉर्प्शन हुई, ये एक्साइटेशन होगी, ये इंड्यूस एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना दिखा रहे हैं। उसके बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट हैज टू डी एक्साइट, वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आएगा। जब वो डी एक्साइट होगा एक फोटोन ही रहेगा। दिस इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस इमिशन। बट इंड्यूस इमिशन क्या है कि एक और इंसिडेंट करवाया जाए फोटोन हैविंग एन एनर्जी दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स, उसकी एनर्जी से हिट करवाया जाता है तो वो डी एक्साइट करेगा एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट two photons of energy instead of one। Now let's consider the population inversion and laser action। इसमें हम consider कर रहे हैं three energy levels हैं E1, E2 and E3। E1 is known as the ground state level, E2 is known as the meta state level and E3 is the another high energy level। और इसमें जो आपका कंसीडर करते हैं कि E1 जो ग्राउंड स्टेट है और E3 एक्साइटेड से इनके इन बिटवीन आइटम जो रिजाइड कर रहा है इट रिजाइड्स only for 10⁻⁸ सेकेंड एंड फॉर द मेटास्टेबल स्टेट जो इन बिटवीन E2 है इसके ऊपर रिजाइड करता है 10⁻³ सेकेंड्स के लिए, मच लॉन्गर देन 10⁻⁸, यानी मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर वो ज्यादा देर के लिए स्टे करता है। अब मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहा है
यूजुअली जो एक्साइटेड स्टेट है इट इज एन अनस्टेबल स्टेट, और इलेक्ट्रॉन जो है स्पॉन्टेनियसली फॉल करेगा टू इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर वो ट्रांजिशन करके मेटास्टेबल स्टेट में जाता है तो आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब ये ट्रांजिशन जो है इट विल गिव राइज टू फोटोन ऑफ एनर्जी, और जब भी ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ऑल्दो स्पॉन्टेनियस जब होगी तब वो एक फोटोन ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की केस में कंसीडर किया जा रहा है कि आपकी हम एज्यूम करते हैं एक इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू द एनर्जी एक्साइटेड एंड द ग्राउंड स्टेट, उनकी एनर्जी लेवल्स की डिफरेंस की इक्वलेंट हमने एनर्जी को यूज किया टू रेज द इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को एटम को एक्साइट करके मूव करवा रहे हैं फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट E3, और ये डिके करेगा 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद इसने डिके करना है। अच्छा, अब इसके डिके करने के बाद हम ये कंसीडर जब करते हैं द एटम्स जब एक्साइटेड से E3 तो वो डिके करके कौन से स्पॉन्टेनियस डिके करके E2 में जाते हैं। अब ये E2 स्टेट जो है, इस E2 स्टेट इज मच फास्टर देन the atom reach stage E2 much faster than they leave state E2, यानी 10⁻³ सेकेंड तक वो वहां पे स्टे करेंगे, यानी स्पॉन्टेनियस 10⁻⁸ विद शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम स्पॉन्टेनियसली वो E3 स्टेट से डिके होके E2 स्टेट पे जाएंगे और वहां स्टेट पे वो ज्यादा दे स्टे करेंगे। दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी आपका जो E2 है उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे एज कंपेयर टू द ET दैट इज एट मोर हाई एनर्जी लेवल। तो ये आपका जो फिनोमेना है इट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और जब आपको ये पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाती है यू कैन परफॉर्म द लेजर एक्शन। द लेजर एक्शन क्या है कि जब ये मेटास्टेबल स्टेट में लाई कर रहे हैं और वो एक लॉन्गर टाइम के लिए लाई कर रहे हैं तो आप इंसिडेंट करवाएंगे उसी फोटोन को दैट विल फोर्स टू इंड्यूस इमिशन प्रोड्यूस करेंगी, यानी इंटेंस कोहेरेंट बीम इन यूनि डायरेक्शन आप करवाएंगे कि आपने इंसिडेंट करवाया फोटोन ऑफ एनर्जी हैविंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू द एनर्जी equal to the difference of the two energy levels के equal होगी E2 minus E1, और इसकी में आपका जो लेजर एक्शन है it will produce two waves. The emitted photon must be confined in the assembly long enough to stimulate further emission from other six-sided atom. This is achieved by using mirrors at the two ends of the assembly. One end is made totally reflecting and the other end is partially transparent to allow laser beams to escape. जो emitted photons हैं उनको confine किया जाता है कि वो एक फॉर्म में आ जाए सिमुलेटेड, जो इंड्यूस इमिशंस हो रही हैं वो आपकी टू मिरर्स से टोटली रिफ्लेक्ट करके एक सिंगल डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन में, और इसमें कंटिन्यूसली जो आपके फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इमिट हो रहे हैं इट इज सप्लाइंग इट इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस एनर्जी. As the process continues, the number of photons multiply and resulting radiation becomes more and more intense. So this is how the laser operation occurs. Next is the helium neon laser. हीलियम नियॉन है ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ लेजर है। इसमें 85% हीलियम और 15% नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की जाती है। नियॉन जो है वो लेजिंग और एक्टिव मीडियम के तौर पे ट्यूब में एक्ट करता है, जबकि हीलियम एंड नियॉन जो नियरली आइडेंटिकल इनकी मेटास्टेबल स्टेट है इसलिए इनको यूज किया जाता है इनको कंबाइन करके। और इसमें जो मेटास्टेबल स्टेट है वो एट द एनर्जी ऑफ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लेवल पे लाई करते हैं। सो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज will excite the electrons in some of the helium atoms to 20.61 electrons volt state. In this laser, the population inversion in neon is achieved by direct collision with same energy electrons of helium atom. यानी इसके अंदर neon का किस्सा हो गया कि सेम एनर्जी के एटम्स के, क्योंकि दोनों का मेटास्टेबल स्टेट सेम है तो इनको एक्साइट करना है तो आपस में इनकी कोलिजन करवाई जाती है। कोलिजन से ये सप्लाई करेंगी एनर्जी और ये जब ट्रांसफर करती है अपनी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी जब ये सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन एटम्स को तो वो
along with 0.053 उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वो मूव कर रहे होते हैं तो आपके नियॉन एटम जो हैं इट विल रेज टू उसके एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं एंड दे विल अब्सॉर्ब एनर्जी ऑफ 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और वंस पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप लेजर का एक्शन कर सकते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन is sustained in neon gas relative to an energy level of 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 18.70 यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना है इसका 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे इसकी मेटास्टेबल स्टेट लाई करती है और इस स्टेट से स्पॉन्टेनियस एमिशन इनिशिएट करती है और लेजर एक्शन आपका emission होता है। Stimulated emission causes electrons in the neon to drop to from 20.66 electron volt, that is the highest energy level state, to 18.70, which is the metastable state energy level, and red laser light of the wavelength 632.8 नैनोमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.96 है। ये डिफरेंट आपकी जो एनर्जी जो इसमें से इमिट होती है हीलियम नियॉन लेजर में से इसकी रेंज बताई हुई है। ये आपका हाई एनर्जी लेवल का स्टेट है उसकी एनर्जी है और ये मेटास्टेबल स्टेट है और इस मेटास्टेबल स्टेट पे जब वंस पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाती है नेक्स्ट आपका लेजर एक्शन स्टार्ट हो सकता है। आप इसमें इंड्यूस इमिशन करवा सकते हैं। द यूजेस ऑफ लेजर इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज, first of all laser beams are used in surgical tools for welding, detached retinas, retinas यानी आई ऑपरेशन के अंदर ये लेजर्स जो हैं आजकल बहुत पॉपुलरली फॉर सेवरल इयर्स ये यूज हो रहे हैं एज अ सर्जिकल टूल। नेक्स्ट द नैरो intense beam of laser can be used to destroy tissues in localized area, टाइनी इसमें जो आपके कैंसरस सेल्स हैं डिफरेंट और ये डिसऑर्डर्ड और डैमेज सेल्स हैं इनको भी रिमूव करने के लिए लेजर्स को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें हेयर रिमूविंग के लिए लेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं और फाइनली फोकस बीम ऑफ लेजर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरस एंड प्री कैंसरस सेल्स। The heat of the lasers seals off capillaries and vessels to prevent spread of diseases। डिफरेंट ये डिफेक्ट्स जो हैं इसमें बताए हुए हैं कि बायोलॉजिकली किस तरह से मेडिसिन में और सर्जरी में हम यूज़ कर रहे हैं लेजर्स को। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल एरियाज बाय अ लेजर बीम is also used for welding and machining metals and drilling for tiny holes in hard materials। Precise straightness of the laser beam is also useful for surveyors for lining up equipment, especially in inaccessible locations। यानी different inaccessible locations में अगर आपने precisely straight laser beams को use करना है तो you can use that। और potential energy it is used for the fusion reaction। इसकी energy as a potential source of energy it is utilized for the fusion reaction। different fusion reaction यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी यूज हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशंस में ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज किया जा रहा है लेजर और ये 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है फॉर होलोग्राफिक्स, इसके लिए भी लेजर बीम्स यूज करता है। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट यूजेस मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लेजर्स को डिस्क्राइब किया गया है। Now here comes the end of the chapter number 20.